अब ये 16वां है, 16वां पन्ना है यूपीएससी। अब भाई मैं इसे क्वेश्चन को पक्का ठीक कर दूंगा, वो भी मैं ठीक कर सकता था, थोड़ा दिमाग ध्यान से करूँगा। विद रेफरेंस टू कोरोलिसिस फोर्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। कोरोलिसिस फोर्स के बारे में देखता हूँ, जो घूमने से होता है। इट इंक्रीज विद विद इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ विंड वेलोसिटी, ठीक है। इट मैक्सिमम नहीं, अपसेंट, इट मैक्सिमम गलत है, ये ओनली एक आंसर है इसका। सी आंसर है भाई, सी आंसर है भाई इसका, कि भाई ये पोल पे मैक्सिमम होता है और ये एब्सेंट होता है इक्वेटर पे। गलत भाई, सही हो गया। चलो कोई नहीं। अब देखते हैं, अब देखते हैं 2015 में इसने हमसे क्या पूछा। चलो एक तो गलत हो, एक तो सही हो गया। इन सदर्न अटलांटिक एंड सदर्न ईस्टर्न पैसिफिक, सदर्न अटलांटिक और सदर्न ईस्टर्न पैसिफिक, ईस्ट सदर्न अटलांटिक एंड सदर्न ईस्टर्न पैसिफिक रीजन इन ट्रॉपिकल लैटिट्यूड साइक्लोन does not originate so to weak absence of land। देखो इसने बोला है सदर्न अटलांटिक और सदर्न ईस्टर्न पैसिफिक में एक तो तुम्हारा कोरोलिसिस फोर्स हो सकता है, क्योंकि वही सी सरफेस टेम्परेचर देख लो भाई, अगर सी सरफेस का टेम्परेचर लो होगा ना, ठंडा होगा, ये भी रीजन हो सकता है। ए होगा या सी होगा? 5 का सी आंसर, 5 का बी आंसर है भाई, कि भाई इंटर ट्रॉपिकल कंजर्वेस जोन सेल्डम अकर, ठीक है भाई, ये हो गया। वेस्टर्ली इन सदर्न हेमिस्फेयर आर स्ट्रोंगर एंड परसिस्टेंट देन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। वाई? southern because southern hemisphere has less westerly, why stronger, why coriolis force is higher in southern hemisphere is compared to, ये हटा से, southern hemisphere has less land mass to northern hemisphere। डी आंसर है क्या इसका? ए आंसर है भाई, southern hemisphere में लेस लैंड मास है कंपेयर टू नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। कोलोसिस फोर्स एक इमेजिनरी फोर्स होता है जो अर्थ के रोटेशन की वजह से होता है। कोलोसिस फोर्स एक इमेजिनरी फोर्स होता है जो अर्थ के रोटेशन की वजह से होता है, ठीक है। जब कोई चीज सीधी डायरेक्शन में मूव करती है तो, लेकिन रोटेटिंग सरफेस में होती है, तो उस डायरेक्शन से थोड़ी सी मुड़ जाती है, इसे कोलोसिस फोर्स कहते हैं। जब कोई चीज सीधी डायरेक्शन में मूव करती है, ठीक है, लेकिन रोटेशन सरफेस जैसे कि अर्थ पर होती है, जैसे कि अर्थ पर होती है, तो उसकी डायरेक्शन थोड़ी सी मुड़ जाती है, ठीक है। सोचो तुम एक गोल घुमाते हुए चक्री पर हो, गोल घूमते हुए चक्री पर हो। तुम सीधा बॉल बाहर फेंकते हो, पर वो तुम्हें सीधा नहीं जाकर थोड़ा मुड़ते हुए दिखेगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि को तुम घूम रहे हो, अर्थ भी घूमती है। जो चीज़ें जिससे हवा, समुद्री दरिया सीधा मूव करती हैं, लेकिन उनकी डायरेक्शन मुड़ जाती है। कोरोलिसिस फोर्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर, उत्तरी गोलार्ध पर हर मूविंग हाइट राइट की तरफ मुड़ जाती है, हर मूविंग ऑब्जेक्ट राइट की तरफ मुड़ जाता है। सदर्न हेमिस्फीयर पर हर मूविंग ऑब्जेक्ट लेफ्ट की तरफ मुड़ जाता है। ये तो पॉलिटिक्स से समझ लो यार, ठीक है। जो नॉर्थ इंडिया की पॉलिटिक्स है वो राइट विंग है, वहाँ लेफ्ट विंग ज़्यादा हो रही है। ये फोर्स का इम्पैक्ट तभी दिखता है जब कोई ऑब्जेक्ट दूर या लंबी डिस्टेंस तक ट्रेवल करता है, जैसे कि हवा, समुद्री करंट। कोरोलिसिस फोर्स एक काल्पनिक बल है जो सिर्फ तब दिखता है जब कोई वस्तु घूमती है या पृथ्वी पर सीधी लाइन में मूव करती है। पृथ्वी वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूम रही है, पृथ्वी, ठीक है, घूमने के घुमाव के कारण कोई भी वस्तु हवा में नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में चलती है तो वो सीधा नहीं जाती, बल्कि उसकी डायरेक्शन मुड़ जाती है। कोरोलिसिस फोर्स का प्रभाव सबसे ज़्यादा होता है पोल्स पे, सबसे कम होता है इक्वेटर पे, ट्रॉपिक और टेम्परेट पर मॉडरेट और बीच का होता है।
हवा पे क्या प्रभाव पड़ता है? कोरोलिसिस फोर्स का हवा पर सीधा सीधा हवा को सीधा नहीं चलने देती। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हवा राइट दाएं की तरफ मुड़ जाती है, सदर्न हेमिस्फीयर में हवा लेफ्ट बाएं की तरफ मुड़ जाती है। इस वजह से साइक्लोन घूमते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज, सदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज। ठीक है। मॉनसून विंड का रुख बदलने में कोरोलिसिस फोर्स का बड़ा योगदान है। जेट स्ट्रीम, फास्ट विंड या हाई इन एटमॉस्फेयर में भी कोरोलिसिस फोर्स पाथ चेंज करती है। स्ट्रॉम मान लीजिए साइक्लोन और लो प्रेशर स्टीम। स्ट्रॉम मान लीजिए साइक्लोन या लो प्रेशर स्टीम स्ट्रक्चर इस फोर्स के कारण सर्कुलर होता है। ओशियन करंट पर प्रभाव, समुद्री धाराएं भी कोरोलिसिस फोर्स के कारण मुड़ जाती हैं, जैसे नॉर्थ अटलांटिक करंट धाराएं, साउदर्न इक्वेटोरियल करंट। ठीक है। सुनामी पर क्या प्रभाव पड़ता है? सुनामी पर लगभग प्रभाव नहीं होता, क्योंकि सुनामी की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, 700 से 800 किलोमीटर पूरे ओशियन डेप्थ में ट्रैवल करती है। इतनी तेज़ी से कोरोलिसिस फोर्स उसे मुड़ने का वक्त नहीं देती। ठीक है। कोरोलिसिस फोर्स का प्रमुख परिणाम, साइक्लोन का घूमना अलग अलग डायरेक्शन में दोनों हेमिस्फीयर में, समुद्री धाराओं का कर्व्ड पड़ना, लॉन्ग रेंज मिसाइल या एयरक्राफ्ट की पाथ को करेक्ट करते वक्त फोर्स का सर्कुलेशन, लॉन्ग रेंज मिसाइल या एयरक्राफ्ट पाथ को करेक्ट करते वक्त इस फोर्स का सर्कुलेशन, मानसून का डायरेक्ट और टर्न लेना। क्या था बच्चों, जीना हराम कर लिया। ठीक है। ये तुम्हारा हवा पर भी इसका प्रभाव पड़ता है, वेदर पर भी पड़ता है, सुनामी पड़ता है, हर चीज़ में पड़ता है। और नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में इसका प्रभाव अलग अलग पड़ता है, ऐसा नहीं है ना, क्योंकि देखिए यहाँ कोरोलिसिस फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट दाहिने मुड़ते हैं और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में साइक्लोन या हरिकेन का रोटेशन होता है और एंटी क्लॉकवाइज होता है। साइक्लोन और हरिकेन का रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होता है, ऐसे होता है, और यहाँ ऐसे होता है। सदर्न हेमिस्फीयर में यहाँ ऑब्जेक्ट बाएं मुड़ते हैं, लेफ्ट मुड़ते हैं, साइक्लोन का रोटेशन क्लॉकवाइज होता है। इक्वेटर का प्रभाव नहीं होता, क्योंकि बिल्कुल जीरो होता है, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता, सीधे चलता है। डिफरेंस, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में डायरेक्शन राइट की तरफ मुड़ती है, सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट की तरफ मुड़ती है। ये डिफरेंस अर्थ के रोटेशन और पोजीशन की वजह से होता है, क्योंकि अर्थ झुकी हुई है, अर्थ वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है, अर्थ की स्पीड और डायरेक्शन। ठीक है। अब ये पूछा था ना इसने कि साइक्लोन क्यों नहीं बनते साउथ ईस्टर्न, क्योंकि जो यहाँ पर साइक्लोन बनने के लिए ओशियन का टेम्परेचर चाहिए, 26.5 डिग्री से ऊपर होना चाहिए। यहाँ पर टेम्परेचर कम होता है। कोरोलिसिस फोर्स को स्पिन करने के लिए, साइक्लोन को स्पिन करने के लिए कोरोलिसिस फोर्स की जरूरत पड़ती है, अर्थ के रोटेशन की वजह से होती है। और अर्थ के इक्वेटर के आसपास ये फोर्स कम होता है। साउथ अटलांटिक और साउथ ईस्टर्न पैसिफिक में इक्वेटर के पास होने की तरफ से ये फोर्स नहीं होता। एटमॉस्फेरिक कंडीशन, ये रीजन में जनरली स्टेबल एटमॉस्फेयर रहता है ना, होता है। यहाँ लो प्रेशर सिस्टम होता है, थंडरस्टॉर्म का डेवलपमेंट कम होता है। ओशियनिक फीचर, ये रीजन डीप ओशियन बेसिन, जहाँ स्ट्रॉन्ग ओशियन करंट और कोल्ड वाटर साइक्लोन एक्टिविटी कम होती है। ठीक है। अब इसमें दे रखा है वो पढ़ते हैं भाई, ज़्यादा दिमाग लगाने की कोशिश नहीं करते। ठीक है। इसमें क्या दे रखा है, दिस इज फेयरली इजी क्वेश्चन बेस्ड ऑन लॉजिक। इफ कोरोलिसिस फोर्स increase with decrease in velocity, then it will be maximum infinite zero velocity। ये होता है कि जैसे जैसे एयर की स्पीड बढ़ रही है, वैसे वैसे कोरोलिसिस फोर्स भी बढ़ेगा, मतलब कोरोलिसिस फोर्स भी ज़्यादा लगेगा, है ना, एंगुलर मोशन विच रिजल्ट ड्यू टू रोटेशन। ठीक है। ये ठीक है। इसी कारण, और ना पोल्स पे कोरोलिसिस फोर्स सबसे ज़्यादा होता है, इक्वेटर पे सबसे कम होता है। इसलिए जो ITC-Z की पट्टी होती है, तो 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड वाले एरिया को स्टेबल कहते हैं, क्योंकि यहाँ कोरोलिसिस फोर्स कम होता है। सब पड़ा हुआ है, सबका थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है।
ठीक है। कोरोलिसिस फोर्स एंड एपरेंट फोर्स कॉज बाय अर्थ रोटेशन एंड डिफ्लेक्ट मूविंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। मूविंग ऑब्जेक्ट को डिफ्लेक्ट करता है एयर ओशियन करंट, ठीक है। एयर एंड ओशियन करंट टू बी राइट, नॉर्थ में राइट की तरफ करता है और लेफ्ट और सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट की तरफ करता है। नॉर्थ में एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक, सदर्न में क्लॉक, ठीक है। जीरो इक्वेटर पे जीरो होता है, मैक्सिमम होता है पोल पे। स्ट्रॉन्गर फॉर फास्टर मूविंग ऑब्जेक्ट, जहाँ जो फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट होते हैं, फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट होते हैं ना, उन पर कोरोलिसिस फोर्स ज़्यादा लगता है, लेकिन सुनामी पे नहीं लगता। जानते हो क्यों? अब पढ़ते हैं। सोचिए समुद्र के अंदर, सोचिए समुद्र के अंदर जोरदार भूकंप अर्थक्वेक होता है, ऐसे पानी का एक बड़ा हिस्सा उछलता है। ये सुनामी, ये है सुनामी। जब ये पानी की लहर वेव तेज़ी से शोर की तरफ दौड़ती हैं, तो आप सोचिए जितनी तेज़ी से जा रही हैं तो कोरोलिसिस फोर्स काफ़ी लगना चाहिए, है ना। पर ऐसा क्यों नहीं होता? कोरोलिसिस फोर्स लगता है किस पर? कोरोलिसिस फोर्स का काम बड़े स्केल और लंबे समय के लिए होता है, जैसे हवाएं, ओशियन करंट और साइक्लोन। ये सब हॉरिजॉन्टली डायरेक्शन में दूर तक मूव करती हैं, उनका मोशन अर्थ के रोटेशन से सीरियसली इफेक्ट होता है। सुनामी बहुत तेज़ होती है, लेकिन ये छोटी ड्यूरेशन और सीधा मोशन करती है। सुनामी का वेव का मोशन वर्टिकल एनर्जी से ट्रांसफ़र होता है। सुनामी के मोशन में वर्टिकल एनर्जी से ट्रांसफ़र होता है। उनकी हॉरिजॉन्टल ट्रैवल टाइम कम होती है, ठीक है। शॉर्ट ड्यूरेशन ये तो शैलो वाटर डायनामिक्स होते हैं, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, ठीक है। सुनामी एक तो छोटे टाइम के लिए होती है, कोरोलिसिस फोर्स उन पर लगता है, तो दो चीज़ें परमानेंट है ना। और ये सुनामी बहुत कम, एक तो इसकी स्पीड बहुत तेज़ होती है, और ऊपर से ये ना छोटे ड्यूरेशन में करती है, और ये सीधा ट्रैवल करती है ना, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। और शैलो वाटर डायनेमिक्स से जब सुनामी शोर के पास आती है तो पानी की गहराई कम होती है, और जब वहाँ फ्रिक्शन और रेजिस्टेंस के ज़्यादा होता है, ठीक है। आफ्टर लार्ज स्केल विंड पैटर्न, ओशियन करंट एंड साइक्लोन इफेक्ट, लार्ज स्केल विंड पैटर्न, ओशियन करंट एंड साइक्लोन, ठीक है। इन्फ्लुएंस ट्रेड विंड, वेस्टर्ली, पोलर, ये हमने पहले पढ़ लिया। फेरलर लॉ एक जोग्राफिकल कॉन्सेप्ट है जो एक्सप्लेन करता है और ऑब्जेक्ट क्यों डिफ्लेक्ट करते हैं ड्यू टू अर्थ ऑफ, कि ये जोग्राफिकल कॉन्सेप्ट है, और ये बताता है कि ये अर्थ क्यों रोटेशन से संबंधित है, कि ऑब्जेक्ट क्यों डिफ्लेक्ट करते हैं ड्यू टू अर्थ रोटेशन, है ना। इसको कोरोलिसिस फोर्स के साथ भी रिलेट किया जाता है। फेरलर लॉ के अकॉर्डिंग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट जैसे विंड या करंट राइट की तरफ डिफ्लेक्ट होता है, सदर्न में लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट होता है। अगर विंड इक्वेटर से नॉर्थ पोल की तरफ जा रही हैं तो ड्यू टू फेडरल लॉ वो डायरेक्टली नॉर्थ नहीं जाएंगी, बल्कि थोड़ा ईस्ट की तरफ चली जाएंगी, है ना, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? अर्थ रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट, इसलिए मूविंग बॉडीज़ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पड़ता है, जब हम इसे कोरोलिसिस फोर्स कहते हैं। पैरेलल उसका सिंप्लीफाइड वर्जन है जो बताता है कि किस हेमिस्फीयर में डिफ्लेक्शन किस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। इसमें लिख रखा है एनी freely moving object in northern hemisphere is deflected to right, ठीक है, and southern deflected to left. Application when global wind system including westerly and trade wind govern cyclonic and anticyclonic circulation, affect river flow, ठीक है। स्ट्रॉन्गर इरोजन एंड राइट बैंक, स्ट्रॉन्ग इरोजन होता है और राइट बैंक होता है, एंड लेफ्ट बैंक, राइट बैंक होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे, लेफ्ट बैंक होता है सदर्न हेमिस्फीयर पे। इम्पैक्ट एयरप्लेन की ट्रेजेक्ट्री भी इम्पैक्ट होती है, मिसाइल पाथ भी इम्पैक्ट होता है, ओशियनिक सर्कुलेशन। भाई तभी तो सैटेलाइट भेजते समय मैथ की कैलकुलेशन करनी पड़ती है, इसकी जैसे जो वो होता है स्नाइपर, वो भी तो बताता है कि हवा स्पीड में चल रही है, इतना कोरोलिसिस फोर्स पड़ेगा, इतना रोटेशन होगा। यही तो यार बड़े लोग हैं। जियोस्ट्रॉफिक विंड ऐसी हवा होती हैं जो एटमॉस्फेयर में हाई प्रेशर और लो प्रेशर के बीच में चलती हैं, ठीक है। ऐसी हवा होती हैं जो एटमॉस्फेयर में हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती हैं, लेकिन ये हवा कोरोलिसिस फोर्स और प्रेशर
डेरिएंट डेरिएंट फोर्स के बीच के संतुलन में होती हैं। इसमें फ्रिक्शन का रोल नहीं होता। आसान भाषा में, प्रेशर डेरिएंट हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हमें ढकेलता है हवा को। ठीक है। कोरोलिसिस फोर्स पृथ्वी की घूमने की वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हवा राइट में और सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट में घूम जाती है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ईस्ट की तरफ जाएगी, सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट की तरफ जाएगी। ठीक है। ईस्ट। गैस्ट्रोफिक विंड तब होती हैं जब ये प्रेशर ग्रेडिएंट फोर्स और कोरोलिसिस फोर्स एक दूसरे के बराबर होती हैं। ये जब ये दोनों बराबर होती हैं, इस वजह से हवा सीधे प्रेशर पैरेलल जो आइसोबार पैरेलल चलती हैं। एग्जाम्पल सोचिए, एक ट्रेन दो फोर्स के बीच में फंस गई है। एक खींच रहा है ईस्ट की तरफ, दूसरा खींच रहा है वेस्ट की तरफ। अगर दोनों बराबर लगे तो ट्रेन सीधी सीधी रुक जाएगी और वैसे ही हवा भी रुक जाएगी। अगर की पॉइंट, ये विंड अपर एटमॉस्फेयर में पाई जाती है। ये गैस्ट्रोफिक विंड सरफेस के पास गैस्ट्रोफिक विंड नहीं होती क्योंकि वहाँ फ्रिक्शन होती है। सरफेस के पास नहीं होती क्योंकि वहाँ फ्रिक्शन होती है। इस विंड का डायरेक्शन आइसोबार का पैरेलल होता है। सरफेस के पास नहीं होती क्योंकि वहाँ फ्रिक्शन होती है। इसका फ्रिक्शन से कोई संबंध नहीं है। इसका संबंध प्रेशर ग्रेडिएंट से है और कोरोलिसिस फोर्स से है। जब ये दोनों बराबर होती हैं तब ये चलती है। स्पीड और स्ट्रेंथ, इसकी स्ट्रेंथ पर डिपेंड करती है। इसमें लिख रखा है गैस्ट्रोफिक विंड दैट बिलो टू पैरेलल टू आइसोबार ड्यू टू बैलेंस बिटवीन बिलो टू पैरेलल आइसोबार। पैरेलल आइसोबार का मतलब है एक वेदर मैप जब ऐसे प्रेशर लाइन एक दूसरे के पैरेलल समांतर होती हैं। पैरेलल आइसोबार का मतलब है एक वेदर मैप जब ऐसे प्रेशर लाइन, जैसे वो पढ़ा था ना हमने, पीछे पढ़ा था एक चीज़ कि जब प्रेशर लाइन एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, इनका अर्थ और सिग्निफिकेंस समझने के लिए आइए स्टेप बाय स्टेप छोटी कहानी। हवा का रास्ता और आइसोबार। सोचिए आप हवाई मैप देख रहे हैं पर कुछ लाइन बनी है, इनका नाम है आइसोबार। ये आइसोबार उन जगह पर जोड़ती हैं जहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर होता है। अगर आइसोबार एक दूसरे के पैरेलल हैं तो इसका मतलब, अगर आइसोबार एक दूसरे के पैरेलल हैं तो अभी पूछेंगे आइसोबार पैरेलल कब होते हैं, जब पावर ग्रेडिएंट यानी प्रेशर के बदलाव के रेट लगभग होता है। हवा इस प्रदेश में लेमिनार फ्लो में चलती है। साइक्लोन या एंटी साइक्लोन जैसे डिस्टर्बेंस कम होती हैं। विंड पैरेलल टू आइसोबार चलती हैं। जब प्रेशर ग्रेडिएंट लगभग यानी प्रेशर का बदलाव रेट लगभग कांस्टेंट होता है, प्रेशर ग्रेडिएंट कम होता है, ये कोरोलिसिस फोर्स उसके बराबर होता है। हवा वैसे चलती हैं, हवा लेमिनार फ्लो में चलती हैं और साइक्लोन या एंटी साइक्लोन जैसे डिस्टर्बेंस यहाँ कम होते हैं। ये होता है, इसमें लिख लेते हैं क्या, बैलेंस बिटवीन प्रेशर ग्रेडिएंट एंड कोरोलिसिस फोर्स कैरेक्टरिस्टिक फाउंड इन अपर ट्रोपोस्फीयर। फ्रिक्शन से कोई मतलब नहीं है, अनलाइक सरफेस विंड, कॉमन इन जेट स्ट्रीम एंड मिड लैटिट्यूड एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। जेट स्ट्रीम में कॉमन है ये तुम्हारा गैस्ट्रो विंड और एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन में भी है। एग्जाम्पल ले लीजिए, जेट स्ट्रीम, ट्रेड विंड, aloft and upper circulation. Impact on Coriolis force on ocean current. Deflect major current. Northern hemisphere deflect major current को डिफ्लेक्ट कर देता है। करंट टर्न क्लॉकवाइज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, करंट टर्न क्लॉकवाइज सदर्न हेमिस्फीयर में, करंट टर्न काउंटर क्लॉकवाइज। एक सेकंड, ठीक है, हो गया। एंटी क्लॉकवाइज फॉर्मेशन, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ गायरीज क्रिएट 5 मेजर ओशियनिक गायरीज, ठीक है। नॉर्थ अटलांटिक, साउथ अटलांटिक, नॉर्थ पैसिफिक एंड साउथ पैसिफिक, है ना। गायरीज ओशियन के बड़े सर्कुलर करंट सिस्टम होते हैं जो अर्थ के ओशियन में चलते हैं। ये करंट एक स्पेसिफिक पैटर्न में रोटेट करते हैं और प्राइमरीली विंड के डायरेक्शन और अर्थ के रोटेशन के इफेक्ट से बनते हैं। गायरीज को 5 मेजर ओशियनिक गियर्स में डिवाइड किया गया है।
नॉर्थ नॉर्थ पैसिफिक जिसमें पैसिफिक ओशियन है, साउथ पैसिफिक जिसमें पैसिफिक ओशियन में, और नॉर्थ अटलांटिक साउथ अटलांटिक इंडियन ओशन में। ठीक है, ये कोरोलिसिस फोर्स भाई गायरीज का फॉर्मेशन करता है। गायरीज कुछ नहीं होते, ये बस ओशियन करंट होते हैं। अब ये पूछे कि इनका कौन करता है, कोरोलिसिस फोर्स करता है। क्लो क्लॉक साइक्लोनिक और एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन। साइक्लोनिक सर्कुलेशन होता है लो प्रेशर, क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड क्लॉकवाइज। इनके लोड़े क्या बोल रहा है, एक मिनट के लिए। काउंटर क्लॉकवाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर साइक्लोनिक में होता है, और यहाँ साइक्लोनिक में होता है, काउंटर क्लॉकवाइज होता है नॉर्दर्न में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और यहाँ होता है क्लॉकवाइज सदर्न में। एंटी साइक्लोनिक हाई प्रेशर अपोजिट डायरेक्शन ऑफ साइक्लोन। ठीक है, वाटर इंटेंसिफिकेशन भाई आएगा तो मैं कर दूंगा। स्ट्रॉन्ग करंट ऑन वेस्टर्न विंड ऑफ ओशियन। ठीक है, एक मैन ट्रांसपोर्ट एंड रोल। एक मैन भाई एक मैन ट्रांसपोर्ट ओशियन करंट का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जो विंड ड्रिवन करंट से रिलेटेड है। एक मैन ट्रांसपोर्ट का मतलब है सरफेस विंड ओशियन के सरफेस को पुश करती है। सरफेस विंड ओशियन की सरफेस, तो फिर वाटर की मूवमेंट स्पेसिफिक एंगल पर होती है। एक मैन स्पाइरल नेट मूवमेंट ऑफ सरफेस वाटर ड्यू टू विंड ड्रिवन करंट एंड कोरोलिसिस फोर्स रिजल्टिंग एक मैन स्पाइरल होता है जब पानी 45 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फेयर 45 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फेयर पे है, तो वो राइट में जाएगा नॉर्थ में और लेफ्ट में जाएगा साउथ में। डीप लेयर कंटिन्यू शिफ्ट डायरेक्शन, जो डीपर लेयर कंटिन्यू शिफ्ट डायरेक्शन फॉर्मिंग स्पायरल। जो डीपर लेयर होगी वो डायरेक्शन शिफ्ट करेगी, स्पायरल बनाएगी। नेट ट्रांसपोर्ट एट 90 डिग्री ऑफ द विंड डायरेक्शन। जो नेट ट्रांसपोर्ट होगा वो 90 डिग्री होगा विंड डायरेक्शन में। ठीक है, इफेक्ट कोस्टल अपविलिंग। विंड pushes surface water offshore deep nutrients rich water rise। जो विंड होती है वो सरफेस वाटर ऑफशोर और डीप न्यूट्रिएंट डाउन वेलिंग इफेक्ट कोस्टल अपवेलिंग। विंड पुश सरफेस वाटर ऑफशोर। जो विंड होती है सरफेस वाटर को जो उसकी तरफ ढकेलती है। डीप न्यूट्रिएंट रिच वाटर राइज। जो डीप न्यूट्रिएंट रिच वाटर होता है वो ऊपर उठता है। पेरू कैलिफोर्निया ड्राइंग जीलिंग। विंड पुश वाटर टूवर्ड कोर्स। कोस्टल अपवेलिंग एक ओशियनिक प्रोसेस होता है जिसमें डीप कोल्ड और डीप न्यूट्रिएंट रिच वाटर सरफेस के पास आता है। यूजुअली कोस्टल रीजन में विंड रोल। ये एक मैन से कोस्टल अपवेलिंग होता है जिसमें जो सरफेस वाटर ऑफशोर का है वो डीप न्यूट्रिएंट वाटर है, ये ऊपर आता है। और डाउन वेलिंग में होता है विंड पुश वाटर टुवर्ड द कोस्ट। जो विंड होती है वाटर को कोस्ट की तरफ वो करती है और फोर्सिंग डाउनवर्ड करती है। ग्लोबल थर्मो हेलाइन सर्कुलेशन एंड मरीन इकोसिस्टम। ठीक है, ये